प्यारे बच्चों, अब हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ रूल्स देखे थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आओ देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स। पहला फार्मूला है, ये फार्मूला क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ जो सी है दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन करने के बाद ये एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम आगे चल के समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप कांस्टेंट को इग्नोर मारो, सिर्फ यहाँ तक आप देखो, इसको छुपा दो। दिस इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अभी ये तो एक रूल है। ये रूल ये कहता है कि अगर c कोई कांस्टेंट है और ये हम इंटीग्रेट कर रही है, इंटीग्रेशन का साइन है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में भी बाहर जा रहा था, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ u बचेगा। u क्या है? u एक्चुअली u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो सिर्फ वो फंक्शन अंदर बचेगा और जो कांस्टेंट फंक्शन के साथ चिपका हुआ था वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये एक रूल है। एक दूसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लो x के 3 फंक्शंस हैं u v w, और इस तरह से वो आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन का साइन है ये इन तीनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये dx भी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो कैसा बन जाता है? वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। वो बन जाता है इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स, क्योंकि ये dx आके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी एक्स। तो ये एक रूल है, ये भी एक रूल है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अभी ये एक फॉर्मूला है, क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल गिव यू व्हाट? x प्लस सी। तो अभी c को आप छुपा दें, c को आप छुपा दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या देगा? x देगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। फिर ये भी एक रूल है। ये रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ क्या बचेगा? डी एक्स बचेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हमको क्या देगा? लॉग यानी नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स इज ई का पावर एक्स ओनली, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली बात कुछ ऐसी है डिस्टेंस कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा। देख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस एक्स था, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे हमको ये मिलेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे हमको ये मिलेगा। सिमिलरली इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमको ये मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो मिलेगा और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इस तरह की बात है। तो सभी एग्जांपल्स में ऐसा ही कुछ मामला हो रहा है कि जब हम RHS को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इस फंक्शन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, बस एक छोटी सी बात बता दूं कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर मान लो ये ऐसा है x का पावर -1 dx ऐसा है, तो इसको तुम लिखोगे x का पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x का पावर 0 अपॉन 0, तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन 0, तो ये तो इन्फाइनाइट हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो ये तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस केस में ये x का पावर -1 dx मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब एक्चुअली ये है, और वही चीज़ ये है, मतलब इसके लिए अलग से फार्मूला हमने बनाया है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर -1 dx, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, जिसका फार्मूला हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये वही फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसमें से हर एक फार्मूला के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेके क्लैरिफाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो सपोज़ ये कुछ इस तरह से आया है, हमको दिख रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्यूब डी एक्स। तो अभी ये किस रूप में आ चुका है, ये पहले वाले के रूप में आ चुका है, एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स के रूप में आ चुका है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स इज नथिंग बट एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, एक्स का पावर 4/4, दैट्स इट। तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स का पावर 4/4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, फार्मूला हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और भी हम प्रॉब्लम्स लेंगे, आप फिलहाल यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मान लो ये एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हमको निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये dx जो है ये इन दोनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू डी एक्स माइनस 1/x इंटू डी एक्स। और अब क्या होगा, ये एक टर्म है और ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये इंटीग्रेशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये मैं ब्रैकेट दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर क्या है, 1 है, x का पावर 1 इंटू डी एक्स, ये पहले वाले फार्मूला के रूप में आ चुका है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लॉग x प्लस c, दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक सवाल हमको दिया हुआ है, ये है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x इंटू डी एक्स। अभी हमें तो फॉर्मूला ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x जो है ना, e का पावर x होता है, पर यहाँ तो e का पावर क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक रूल है डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए रूल ये है कि इस पूरे को x मानो, इस पूरे को क्या मानो, x मानो। तो हम बोलेंगे भैया इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, इस रूप में लगाएंगे इसको। तो इसको मैं लिखूंगा e का पावर 2x, क्योंकि इस पूरे को x माना है ना, तो उसको एज इट इज़ लिख दूंगा मैं, अपॉन d/dx ऑफ जिसको x माना है। डिफरेंशिएशन में जब चेन रूल हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमको हम जो मम्मी के अंदर में जो बेबी होता था, उस बेबी को हम अलग से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर बेबी को नीचे में डिफरेंशिएट करना है, डिवीजन में नीचे जाके डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे हमको उसको नीचे में डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर 2x और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा e का पावर 2x अपॉन 2। यानी घुमा फिरा के बात ये पता चली कि जो कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, वही कांस्टेंट नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखूँ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x dx, तो इसका आंसर सीधा होगा e का पावर 2x अपॉन 2, यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ पे दे दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूँ। तो सपोज कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आया हमें, सपोज कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आया है कि उसने दिया है कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से दिया हुआ है। अब ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx क्या होता है, साइन x प्लस c होता है। ठीक है, तो अब ये तो
प्रॉपर x नहीं दिख रहा तो इस पूरे को x मान लो, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx के रूप में आ गया। अब इसको क्या करो, इसको हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, साइन ऑफ x, ठीक है, और प्लस c। लेकिन यहाँ पे इस पूरे चीज़ को x मानना पड़ा है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, नीचे में उस चीज़ को, यानी साइन के अंदर जो अलजेब्रिक फंक्शन छुपा था उसको अलग से हम नीचे में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नीचे में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इन दोनों के पास जाएगा और फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऊपर तो साइन 2x प्लस 3 रहेगा, प्लस c को उधर रहने दो, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और ये dx कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली बचेगा साइन 2x प्लस 3 अपॉन 2। पता ये चला कि cos x का इंटीग्रेशन सीधा sin x लिखा और जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट चिपका था वो कांस्टेंट सीधा नीचे आके डिवाइड हो गया। यहाँ भी वही हो रहा था, देखो e का पावर 2x के इंटीग्रेशन को, e के पावर 2x के इंटीग्रेशन को e का पावर 2x लिखो और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट चिपका था उसको नीचे लाके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे हम डायरेक्टली अपना आंसर पा सकते हैं। तो इस बात को हमको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब एक हम जो है आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सपोज इस तरह से क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये डायरेक्ट किसी फार्मूला में दिख रहा है क्या, नहीं, एक बस मिलता जुलता फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम इसको उस रूप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अगर इस पूरे को x मान लेंगे तो फार्मूला क्या कहता है कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी इस पूरे को x माना है तो ये पूरा x यहाँ आ जाएगा, log x आ गया, log x प्लस c लिख दो। और अब क्या करो, नीचे में d बाई डी एक्स करो, किसका, जिसको तुमने x माना है उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन नीचे में करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके सिर्फ 2 बचेगा, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं, ये दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ 2 बाहर आएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। यानी मैं लिख के दिखा देता हूँ, log का बेस e 2x प्लस 3 प्लस c, और ये नीचे में 2 बाहर आया तो ये d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये dx कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। यानी अल्टीमेटली मैं उसको क्या लिख पा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अल्टीमेटली y इज इक्वल टू log टू द बेस e 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c। ये फाइनल आंसर है हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखा हमने 1 अपॉन एक्स डी एक्स को log x लिखा और बस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट चिपका था उस कांस्टेंट को नीचे लाके लिख दिया है, दैट्स इट। इसी के साथ साथ हमारा आंसर आ गया। तो ये जो भी हमने इंटीग्रेशन अब तक पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। मतलब यहाँ कोई लिमिट्स नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रेशन की हम कहीं पर भी कोई लिमिट पुट अप नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ नहीं होता, सब कुछ यही रहता है, सिर्फ एक लिमिट वहाँ पे आ जाती है। यानी इंटीग्रेशन की एक लिमिट आती है कि भैया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक हमें इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को, वो हमें लिमिट्स डिफाइंड रहती हैं। तो वहाँ पर उस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो इसकी भी हम बात करेंगे अपने अगले सेशन में, आप यहाँ तक कॉपी कर लें। डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इंटीग्रेशन में होता क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन में एक्चुअली dy बाई डी एक्स करने से हमें क्या मिल रहा था, किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व का हमें किसी भी पॉइंट पे ना स्लोप मिलता था। क्या मिलता था, स्लोप। क्या करने से, dy बाई डी एक्स करने से हमें क्या मिलता था, स्लोप मिलता था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करके हमें ज्योमेट्रिकली क्या मिल रहा है, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जैसे सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2, ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो मैं रफ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ऐसा रैंडमली। तो मान लो इसका इस तरह से कोई तो ग्राफ आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा x एक्सिस है, यहाँ हमारा y एक्सिस है, ठीक है। और मान लो मुझे बोला गया है कि इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालो। क्या निकालो? इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालो। कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालो? तो भैया x इक्वल टू x1 से लेकर के x इक्वल टू x2 तक, x1 से x2 तक इस ग्राफ का एरिया निकालो, यानी ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर वो ग्राफ कुछ ऐसा होता, अगर वो ग्राफ कुछ ऐसा होता, ठीक है, या मान लो ऐसा होता, इस तरह से होता, और तब हमें अगर बोला जाता कि भाई x1 से लेकर के x2 तक एरिया निकालो, ये एरिया अगर हमको निकालने बोला जाता तो ये एरिया हम आराम से निकाल सकते थे। कैसे? हमको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? हमको ये वाली वैल्यू चाहिए होगी और ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, तो हम बोल पाएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो वो ग्राफ ऐसा होता इस तरह से, ठीक है, मान लो ऐसा होता, और यहाँ हमें x1 से लेकर के x2 तक का एरिया निकालना होता, यानी मान लो ये एरिया निकालना होता, तो ये एरिया हम कैसे निकाल पाते? कुछ नहीं, इसको या तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, या नहीं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ऊपर ट्रायंगल है और नीचे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल के एरिया प्लस रेक्टेंगल के एरिया विल गिव यू दिस टोटल एरिया, ठीक है। तो यहाँ एरिया आराम से मिल गया, वहाँ एरिया आराम से मिल गया, क्योंकि ये कुछ नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, इनके हमको एरिया के फार्मूला पता है। ट्रायंगल का हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमको रेक्टेंगल का पता है, स्क्वायर का पता है, सबका पता है हमको। लेकिन अगर तुमको इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो ये कोई रेक्टेंगल दिख रहा क्या? नो, ना ये कोई रेक्टेंगल है, ना ये कोई ट्रायंगल है, ना ट्रेपीजियम है, ना कुछ। तो आखिर इसका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए ही हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमें क्या सिखाता है? इंटीग्रेशन हमें सिखाता है कि सबसे पहले क्या करो, एक स्ट्रिप ले लो। स्ट्रिप समझते? एक बारीक सा पतला सा स्ट्रिप ले लो, ठीक है। ये एक पतला सा स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप बहुत पतला सा है, तो इसका जो चौड़ाई है, ये छोटी सी चौड़ाई है, dx बोल देंगे इसको, ठीक है। और इतने दूर तक के लिए ये जो y की कुछ रैंडम वैल्यू होगी y, तो यानी कि इस रेक्टेंगल की, ये स्ट्रिप किस रूप में बन रहा है? रेक्टेंगल के आकार में आ रहा है ये, तो इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो y के बराबर होगी, और इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो dx के बराबर होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी y इंटू dx। ये किसका एरिया आ गया? स्ट्रिप का एरिया आ गया। अब हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो टोटल एरिया है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलके बना होगा, बहुत सारे स्ट्रिप्स से मिलके बना होगा। अगर ये सारे स्ट्रिप्स के एरिया को हम आपस में ऐड कर दें तो हमको ये टोटल एरिया मिल जाएगा। अब सारे स्ट्रिप के एरिया को कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है? यहाँ से यहाँ तक सारे स्ट्रिप्स के एरिया को हमको ऐड करना है, इसके बाहर का ऐड नहीं करना, इसके इधर का ऐड नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक के ही बीच के सारे स्ट्रिप्स के एरिया को हमको ऐड करना है। तो ये सारे एरिया को ऐड करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो हम बोलते हैं टोटल एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। यानी एक स्ट्रिप का जो एरिया है उसको इंटीग्रेट कर दो, और ये dx यहाँ लिखा हुआ है तो लिमिट x की पुट कर दो x1 से x2 तक, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो जहाँ से जहाँ तक का तुमको एरिया चाहिए वहाँ से वहाँ तक की लिमिट यहाँ पे पुट कर दो। अब ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू फिर हम पुट अप कर सकते हैं और फिर हम आगे देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली जो है ये वैल्यू मैं पुट अप करूँगा यहाँ पे और इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी।
तो मैं बोल रहा हूँ कि टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है y dx, y क्या है, y है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या किया, बस ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है x1 से x2 तक। तो अभी x1 x2 की कोई वैल्यू भी हम दे सकते हैं, जैसे मान लो ये जो x1 हमको दिख रहा है, इस x1 की वैल्यू मान लो बोल दिया मैंने 1 और x2 की वैल्यू मैंने बोल दिया 3, तो 1 से 3 तक है ना। तो ये मान लो 1 है और ये 3 है, तो 1 से 3 तक हमको पता लगाना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 है ना, या पूरा भी लिख सकता हूँ मैं x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 3 तक, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या सिंपली 1 से 3 ऐसा भी लिख सकते हो तुम। अब क्या होगा, ये dx जो है, ये dx आके इन तीनों टर्म्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस तरह से लिख सकते हैं। और लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, ठीक है। अब देखो ये पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n+1 अपॉन n+1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन 4, ठीक है, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 3, ठीक है, प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन x, ये हम देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इस पूरे पर लिमिट लगाना है हमको, इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ये ना मैं 3 और 3 को काट देता हूँ और फिर मैं रूल लगाता हूँ। अब यहाँ पे रूल इस्तेमाल होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का रूल इस्तेमाल होगा। और डेफिनेट इंटीग्रल का रूल क्या कहता है कि जब हमको इस तरह से इंटीग्रेशन मिल जाए तो उसके बाद हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ पहले अपर लिमिट पुट करो और फिर जहाँ जहाँ सब्ट्रैक्ट करके फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट पुट करो। मैं करके दिखाता हूँ। तो रूल ये कहता है कि पहले अपर लिमिट यानी 3 का पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 का पावर 3 है ना, प्लस 2 इंटू 3। तो ये पूरा अपर लिमिट पुट किया मैंने, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 3 पुट किया मैंने, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा क्या है, 1 है, तो माइनस लोअर लिमिट यानी 1 का पावर 4 अपॉन 4 जो कि 1 अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो 3 3 9, 9 9 ज़ा 81/4 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। और इधर देखते हैं क्या होगा, ये ब्रैकेट दे दो यहाँ पे और ये माइनस कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा, 2 1 3 और 12 और 1 13, 13/4, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये नीचे में 4 आ जाएगा इस तरह से और ये हो जाएगा 81 प्लस 4 7 28 2 8 और 108 हो जाएगा और प्लस 4 6 24 माइनस 13/4, ठीक है। तो तुम इसको क्या करो, इसको भी यहीं शामिल कर लो, तो ये हो जाएगा -13, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, जो भी तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, यानी वही तुम्हारा एरिया होगा, वही यहाँ पर का एरिया अंडर दी कर्व होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल से क्या हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल में पहली बात तो यह है कि डेफिनेट इंटीग्रल में एक लिमिट हमको दी होती है, एक हमको लिमिट दी होती है, एक हमको लिमिट दी होती है और वहीं से वहीं तक हमको इंटीग्रेट करना होता है फंक्शन को। इस फंक्शन को हमको इस लिमिट में ही इंटीग्रेट करना होता है, यानी बाकी मेथड सारा सेम है, अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन किया हमने, बस लास्ट में सारा कुछ जब इंटीग्रेट हो जाता है तब लास्ट में हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा एग्जांपल। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू सपोज डियर स्टूडेंट्स 3x², ठीक है, और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3x² dx को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 तक, ठीक है। तो ये मैंने लिमिट यहाँ पुट कर दिया है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल बन गया है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो 3 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा x² dx 0 से 1 तक। अभी x² dx को हम क्या बोल सकते हैं,
तो इसको हम बोल सकते हैं 3 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बस अब ये सिंपली बचा एक्स क्यूब, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेट हो गया ना फंक्शन। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले एक्स की जगह पर 1 पुट करो, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो देयरफॉर जो हमारा y जो है वो 1 आ गया, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन था, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ गया। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इस फंक्शन का 0 से 1 तक का जो एरिया था वो 1 आ जाएगा, वो एरिया आ गया हमारा 1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, इंटीग्रेशन के ही रूल्स हैं सारे के सारे, सिर्फ आपको सब कुछ इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, आपको फाइनल वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रेशन जो है वो ख़त्म हुआ। इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया है कि हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। किसी भी फंक्शन का यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेशन के मदद से यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स की मदद से हम किसी भी फंक्शन के एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम अगले सेशन में सीखेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक कॉपी कर लें, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है कुछ बेसिक बातें हम कर लेते हैं। मैथ्स में एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक रूल है, ये आपने बचपन में सीखा भी होगा कि अगर मान लो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू A अपॉन B है, तो उस केस में हम उस रेशियो को P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A माइनस B भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। ये कब काम आता है, कहाँ काम आता है, ये जब फिजिक्स में आएगा तो आपको याद दिलाया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल बस आप इसको ना कॉपी डाउन करके रख लेना है आपको, ठीक है। इसके प्रूफ भी है, पर इसके प्रूफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप फार्मूला याद रखो, ठीक है। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP। बचपन में आपने AP पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं आपको याद दिला दूं कि जनरल फॉर्म ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसा करते करते A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये उसका जनरल फॉर्म है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर A क्या कहलाता है, A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और D को क्या बोलते हैं, D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी किसी भी दो टर्म को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस एक कॉमन निकल के आएगा। जैसे कि सपोज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है ना। देखो ये भी AP है, क्योंकि 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको स्मॉल d, ठीक है। अब आपने इसे बचपन में पढ़ा हुआ है कि भैया nth टर्म अगर निकालना है, यानी इस AP का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे जो सा भी टर्म निकालना है हमको, 7th टर्म क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा, 9th टर्म क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मुझे निकालना है 7th टर्म, तो 7th टर्म के लिए मैं बोलूँगा T7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। तो ये 7th टर्म है तो उसके लिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी फर्स्ट टर्म है, जो भी कॉमन डिफरेंस है वो पुट करो, तो तुमको जो 7th टर्म है वो क्या है, वो तुमको मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि भाई पहले 5 टर्म्स या पहले 6 टर्म्स या पहले 10 टर्म्स का अगर हमको सम निकालना है, तो जितने भी टर्म्स का तुमको सम निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला है, उसको ऐसा लिखो, या तो उसका एक रूप और है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। यहाँ A फर्स्ट टर्म है और L क्या है, L इज द लास्ट टर्म, यानी n/2 इंटू A प्लस L करेंगे तो हमको उसका सम मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लो इसने दिया है फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। अब पहले तो ये सीरीज़ पहचानना पड़ेगा, ये सीरीज़ कौन सा है। तो डिफरेंस निकाल के देखो, तो ये 8 माइनस 4 4, और ये 12 माइनस 8 अगेन 4, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहले तो सीरीज़ पहचान लिया हमने। सीरीज़ पहचानने के बाद अब जो है वहाँ पर हमको पहला टर्म पता है 4 और आखिरी टर्म हमको दिख रहा है 64। तो अगर इसका सम हमको निकालना है तो हम बोलेंगे Sn
इज इक्वल टू n/2, ये रहा हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो n/2 इंटू ए प्लस एल, तो मैं लिख रहा हूँ n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो ये एक बात हो गई है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज हमें निकालना था। तो ये एक सीरीज दी हुई है, पहले तो इस सीरीज को हमने पहचान लिया कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कॉमन है, 4 का डिफरेंस है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब सम ऑफ गिवन सीरीज निकालना है, पहला टर्म और आखिरी टर्म हमें पता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ऐसा हमें निकालना है। तो n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं वहाँ पे। तो अब वहाँ पे टर्म्स कितने हैं ये हम कैसे पता लगा लेंगे। तो यहाँ कितने टर्म्स है डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए तुम ऐसा कर लो, हम यूज़ कर सकते हैं भाई Tn का फॉर्मूला। तो Tn का फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये रहा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो जो आखिरी टर्म है, जो nth टर्म है, nth टर्म क्या है, 64 है। तो 64 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4 है। इसको सॉल्व करो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा n आ जाएगा 16। n 16 आ गया, मतलब इसमें ये जो nth टर्म है, मतलब ये कितने टर्म्स आ गए इसमें, 16 टर्म्स आ गए। n हमको 16 टर्म्स, n 16 मतलब 16 टर्म्स आ गए वहाँ पे। अब 16 टर्म्स आ गए हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे Sn निकालना है। तो Sn इज n/2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, n/2 यानी 16/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 4 प्लस 64। तो ये हो जाएगा 8 इंटू डियर स्टूडेंट्स 8 इंटू 68, और ये जो भी आएगा ये आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, और ये आपका समझिए आ गया सम ऑफ ये सारे टर्म्स का सम आ गया, ठीक है। तो ये 4 से लेके 64 तक का जो सम हमारा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते 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 n नेचुरल नंबर्स तक जा सकते हैं। मतलब पहले 20 नेचुरल नंबर या पहले 50 नेचुरल नंबर, है ना, 1 से लेके 50 तक का सम, या 1 से लेके 20 तक का सम, या 1 से लेके 17 तक का सम, जितना हम चाहें पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा उसका फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 1 + n, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, या n इंटू n + 1/2, इसी को रीअरेंज करके ऐसा लिखा है n इंटू n + 1/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और वो कैसे आया वो बहुत सिंपल है, आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो 1 से लेके n तक जा रहे हैं हम, तो ये फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल, तो ये लिखा n/2, और a क्या है, a हमारा 1 है, तो n/2 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म n है, लास्ट टर्म n है, तो बस इसी फॉर्मूला में यहाँ 1 रखो, यहाँ n रखो, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा n/2 इंटू 1 + n, ठीक है। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये इतनी सी बात है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और दूसरा हमको फॉर्मूला क्या याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n² नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n² नेचुरल नंबर्स क्या होगा, मतलब 1² + 2² + 3²। अब ये AP नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि यहाँ 1 का कॉमन डिफरेंस है, पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसका सम एक अलग मेथड से निकालते हैं, जिसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसका फाइनल फॉर्मूला याद रखो, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देके बता देता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अभी छोटा एग्जांपल लेते हैं, बस ये साबित करने के लिए कि फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मान लो मुझे पहले 3 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं 3 2 5 और 1 6। तो पहले 3 नेचुरल नंबर का सम क्या है, 6 है। अब देखते हैं इस फार्मूला से भी सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो लेट्स क्रॉस वेरीफाई इट। तो पहले 3 नेचुरल नंबर का सम, तो हम बोलेंगे Sn क्या होगा, Sn होगा n इंटू n + 1, यानी 3 इंटू 3 + 1/2,
तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/2, 2 2 ज़ा कट गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। और देखो 3 2 5 और 1 6, तो पहले 3 नेचुरल नंबर का सम क्या आ गया 6 आ गया। तो फॉर्मूला काम कर रहा है हमारा, बात समझ में आई हमको। अभी दूसरा फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। मान लो मुझे पहले 3n² नेचुरल नंबर का मुझे सम निकालना है, तो पहले हम ऐसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है 9 + 4 13, 13 और 1 14, 14 आना चाहिए। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से Sn क्या लिखना होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6, यानी कि पहले 3 ले रहे हैं हम टर्म्स, तो पहले 3 टर्म्स ले रहे हैं, तो 3 × 3 + 1 × 2 × 3 + 1/6। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 × 4 और ये 3 to the 6 + 1 7/6 ऐसा आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और अब देखो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये 2 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 14 आ गया। और देखो 14 ही आना था क्योंकि 9 + 4 + 1 इज नथिंग बट 14 ओनली। तो बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स, यानी ये फार्मूला हमारे काम कर रहे हैं। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला ये कंडीशन के साथ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।